दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दिल्ली में बफर जोन की सियासत को खत्म कर दिया गया। वो पर्दा गिरा दिया गया जिस पर्दे में आइडियोलॉजी का कोई पुट नहीं था, और उस पर्दे को खत्म करने के बाद अब आगे की सियासत यानी 2029 का लोकसभा चुनाव हो या 2030 का विधानसभा चुनाव, अब उस पर्देदारी की बजाय अब सीधी लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस होनी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी के सामने अब सियासत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को करनी है। लेकिन क्या पर्दा गिरने के बाद, बफर जोन की सियासत के खत्म होने के बाद, क्या अब इस देश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताएं बढ़ गई है? क्या दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने के पहले ही चिंता में डाल दिया? और क्या दिल्ली के बाद जो अगला चुनावी विकेट जहां बचाने और गिराने के बीच जद्दोजहद होनी है, तो उस विकेट बचाने और गिराने के बीच अलग अलग तरीके से टीम का संयोजन बदला जाएगा? ये कई सारे सवाल दरअसल खड़े हो गए हैं कि दिल्ली के नतीजों ने न सिर्फ बिहार को चौंकाया, बल्कि पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों को चुनावी रूप से एक अलग तरीके की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली ने तो तय कर लिया कि सियासत अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है, लेकिन डबल इंजन के बीच में ड्राइवर सीट पर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं है, क्या वहां भी एकनाथ शिंदे वाला प्रयोग आगे बढ़ेगा? क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर निपटाने के बाद, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को निपटाने के बाद, उड़ीसा में नवीन पटनायक को निपटाने के बाद, और तीनों ही जगह अलग अलग तरीके से थोड़ा सेम फॉर्मेट में और थोड़ा अलग फॉर्मेट में अलग तरीके की रणनीति को बिल्कुल एक एजेंडे के साथ जिस प्रकार से अंजाम दिया गया, क्या वो तैयारी अब पटना में की जा रही है? लेकिन याद रखिए, पटना का विकेट हमेशा से उस तरह का नहीं रहा है जिस तरह से गुजरात लॉबी सोचती है। पटना के विकेट पर चकरघिन्नी खाकर गिरने वालों की तादाद हमेशा बढ़ती रही है। कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन पटना की चर्चा के पहले दिल्ली की चर्चा मौजूद हो जाती है कि आखिर दिल्ली ने वो कौन सा संदेश दिया जिस संदेश को आगे पढ़ने की जरूरत है। आमतौर पर दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देखें तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव केजरीवाल वर्सेस अन्य हो रहे थे। केजरीवाल को जिताना है या केजरीवाल को हराना है, इस मुद्दे पर 2 बार विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहे थे। लेकिन यह तीसरा विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी को लाना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इस मुद्दे पर यह चुनाव हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर दिया कि जीत भले ही भारतीय जनता पार्टी को मिले, जश्न मनाने की जिम्मेदारी और जश्न मनाने का जिम्मा जनता ने और राजनीतिक परिस्थितियों ने कांग्रेस के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जश्न कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात का चुनाव यदि याद करें तो गुजरात के चुनाव को जिस प्रकार से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसी ने बनाया तो वो आम आदमी पार्टी थी। हरियाणा के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल कुछ सीटों पर बिगड़ा था। और दिल्ली हमेशा देश की राजधानी से ज्यादा दंभ की राजधानी मानी गई, गुरूर की राजधानी मानी गई। और दिल्ली की सत्ता में बैठने वाले लोगों को दंभ और गुरूर दिल्ली की सत्ता से ज्यादा बड़े नशे के रूप में अधिकांश लोगों के ऊपर हावी हुआ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और आम आदमी पार्टी से अलग हुए लोगों की माने तो अरविंद केजरीवाल भी दंभ की उस सियासत से तनिक भी भिन्न नहीं रहे। लेकिन अब तो भिन्न हो गए हैं। अब दिल्ली की सियासत में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री क्या पूर्वांचल का कोई नेता होगा? बिहार का चुनाव है तो क्या किसी बिहारी को दिल्ली के हाथ में कमान दी जाएगी, या फिर पंजाब जीतने की कोशिश होगी, या कोई और रणनीति पर चलेगी? सियासत पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी है। और इस फ्लैट सियासत में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये अब दिल्ली की यूनिट नहीं बल्कि काफी हद तक, बहुत हद तक आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट तय करेगी। क्या 27 के पहले ही कांग्रेस के लायक परिस्थितियां बना देनी है, या 27 के चुनाव तक कांग्रेस को इस डोलड्रम में रखना है, इस कंफ्यूजन में रखना है
कि 27 के चुनाव में मुकाबला अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। खैर, ये आम आदमी पार्टी की सियासत है और जब पंजाब का चुनाव आएगा या जब एमसीडी का चुनाव आएगा तब हम लोग चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी आगे किस प्रकार से आगे बढ़ेगी या बीच में ही उसका चक्का कहीं पंक्चर होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब तो बात उस राज्य की और उन इलाकों की जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। चुनाव स्वाभाविक है बिहार में होने हैं, चुनाव स्वाभाविक है बिहार के बाद बंगाल में होने हैं और इन दो राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के पार्टनर, इन दोनों के बीच की परिस्थितियां किस रूप में जाकर खड़ी होती हुई दिखाई देती है वो देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। पिछला विधानसभा चुनाव बंगाल का याद कीजिए। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2021 में क्या हुआ, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने एक तरह से शांतिपूर्वक सरेंडर कर दिया क्योंकि लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना था और उस लक्ष्य में ममता बनर्जी को कामयाबी मिली। लेकिन क्या इस बार वो सरेंडर करने की स्थिति में होंगे या इस बार ममता बनर्जी ही कांग्रेस की तरफ दोस्ताना रवैया अपनाने के लिए विवश होंगी, जो अब तक दिल्ली के चुनावी नतीजों के पहले तक दोस्ताना रवैया की बजाय आरोपों की शक्ल में इंडिया गठबंधन के अंदर के मतभेदों को खुलकर सामने लाने का काम तृणमूल कांग्रेस किया करती थी। यह देखा जाना बाकी है कि बंगाल भी क्या दिल्ली के रास्ते जाएगा या बंगाल में राजनीतिक परिपक्वता का परिचय वहां के दलों के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली लड़ाई तो बिहार में होनी है, सबसे दिलचस्प लड़ाई बिहार में होनी है, क्योंकि बिहार की लड़ाई ज्यादा दिलचस्प इस वजह से भी हो जाती है कि किसी को नहीं पता कौन किसका राजनीतिक दोस्त है। लालू यादव और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दोस्त हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार राजनीतिक दोस्त हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार राजनीतिक दोस्त नहीं बल्कि निजी दोस्त हैं और निजी दोस्ती हमेशा सियासी दोस्ती पर, याद रखिए, भारी पड़ती रहती है। और निजी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती या किसी की दोस्ती कब राजनीतिक प्यार में बदल जाए वो कोई नहीं जानता। सियासत का की यही रवायत रही है और महाराष्ट्र में सबने देखा है कि बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की दोस्ती जो निजी दोस्ती थी, राजनीतिक दोस्ती कभी नहीं थी, परिस्थितियां आने पर वो राजनीतिक दोस्ती में कैसे तब्दील हो गई थी। और इसके आगे भी देखिए कि राजनीतिक दोस्ती क्या अब बिहार में तब्दील होने की राह पर जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण है इस पहलू पर विचार करना कि दिल्ली के संदेश ने बिहार की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। कांग्रेस जश्न मनाने की स्थिति में है और दोनों हाथों में लड्डू कांग्रेस पार्टी के क्यों आकर खड़ा हो गया है और किस तरह से बिहार की सियासत दिल्ली के नतीजों के बाद 180 डिग्री पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। यही असली वो राजनीतिक खेल है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनावी नतीजे आने के पहले से डराती हुई दिखाई दे रही है। और नरेंद्र मोदी कैसे घबराए हुए दिखते हैं। मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी, गुजरात लॉबी बीजेपी की, वो तथाकथित गुजरात लॉबी कैसे घबराई हुई है, तो जरा दो वाकयों को ध्यान से देखिए। कल आपने देखा होगा, पहला वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी का मोडस ऑपरेंडी क्या है, राजनीति का उनका तरीका क्या है और कैसे वो इसमें कई बार कामयाब होते हैं तो कई बार विफल होने की पूरी बुनियाद भी रख देते हैं। आपने देखा होगा कि कल बिहार एनडीए के 2.5 दर्जन सांसदों को एक साथ संसद भवन के गेट पर प्रधानमंत्री से मुलाकात कराई गई। स्वाभाविक है कि यह इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रहा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही इस तरह की राजनीतिक कलाबाजियों को अंजाम देते रहे। उसका मकसद क्या था? कल बिहार के सारे सांसद एक साथ, एनडीए के सांसद 2.5 दर्जन सांसद एक साथ प्रधानमंत्री से मिले, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी थी? आज के नतीजे का इंतजार था कि आज के बाद बिहार में अलग तरीके की राजनीतिक संधियों की गुंजाइश पैदा हो सकती है। और ये क्यों कह रहा हूं मैं, जरा इसको देखना हो तो याद कीजिए 4 जून 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को, जब भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा जनता ने धाराशायी कर दिया था और बैसाखियों पर सरकार बनाने के लिए विवश कर दिया था। चर्चा बहुत तेज थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से दूसरा नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ठहरे। सबसे पहला काम 5 जून को ही किया। तमाम एनडीए घटक दलों के पार्टनर्स, उनके शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाकर
अपने नाम पर सहमति व्यक्त करवा ली और फिर सीधे भाजपा संसदीय दल की बैठक ना बुलाकर एनडीए सांसदों के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, ताकि किसी भी तरह से इंटरनल कोशिशें पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन का कोई आंतरिक मतभेद सामने ना आ जाए। सहयोगी दलों की मौजूदगी में लोग लिहाज करेंगे, इसका ख्याल रखा नरेंद्र मोदी ने और अपनी तीसरी ताजपोशी की बुनियाद रख दी। कल बिल्कुल वही कोशिशें थी एनडीए के सांसदों से मुलाकात वाली, लेकिन ये करने की नौबत दिल्ली के नतीजों के अंदेशे से हुई। और कैसे हुई, अब जरा आगे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोस्त हैं, और दोस्त हैं तो एजेंडा कम से कम कुछ तो कॉमन है। दोनों में कॉमन एजेंडा क्या है? नीतीश कुमार के जिम्मे यह जिम्मेदारी है कि बिहार की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी बैठने ना पाए। लालू यादव के जिम्मे यह जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे बिहार में 1990 के पहले की परिस्थितियों में न जाने दिया जाए। और इन दोनों ही परिस्थितियों को दोनों ही नेता अब तक बखूबी अंजाम देते रहे हैं। और जब लगता है कि इस एजेंडे के साथ, मौजूदा रणनीति के साथ कुछ गफलत हो सकती है, तो दोनों साथ हो जाते हैं। और जब लगता है कि साथ रहने पर गफलत हो सकती है, सामने वाली पार्टी ऊपर चढ़ सकती है, तब दोनों अलग हो जाते हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी लगातार बिहार जा रहे हैं। एक तरफ जो अल्पसंख्यक वोटर है वो तेजस्वी यादव का वोटर है, लालू यादव का वोटर है, वो उनकी अपील पर फिदा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अति पिछड़े वोट बैंक और महादलित वोट बैंक पर, जहां नीतीश कुमार का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, उस पर सीधे सीधे राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं। स्वाभाविक है, कांग्रेस के पास जिस दिन अपना एक ठोस वोट बैंक खड़ा हो जाएगा, सबसे पहले लालू यादव की सियासत की लुटिया डूबेगी। क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग एक मिनट की देरी उस परिस्थिति में नहीं करेगा राजद का साथ छोड़ने में, जिस परिस्थिति में कांग्रेस 15-20% वोटों की मालिक हो जाएगी। ये परिस्थिति कतई नहीं चाहते न लालू यादव न नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लिए तो ज्यादा बड़ी परिस्थिति इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनका सियासी करियर कितना लंबा है। हद से हद 4 साल 5 साल बहुत हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव का पूरा करियर पड़ा है। और नीतीश कुमार उस ऐतिहासिक निंदा का शिकार नहीं होना चाहते कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथों सौंपकर सियासत को टाटा बाय बाय कहकर चले गए। तो इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार को लालू यादव के द्वारा 2025 के साल की 1 जनवरी को दिए गए न्योते को वीटो के रूप में किसने रोकने का काम किया, यह भी सर्वविदित है। वो रोकने का काम तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव बीच में ढाल बन के खड़े हो गए। उन्हें यह भरोसा था कि अपने बूते जीत कर आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली के चुनावी नतीजों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 47% वोट तक पहुंचने में हाफ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़कर देखें तो ये 50% वोटों के पास जब आंकड़ा पहुंच रहा है, तो सबको पता है कि कांग्रेस और आप का गठबंधन नहीं होना ये एक बहुत बड़ी लकीर खींच गया दिल्ली में। क्या बिहार में भी वही लकीर खींचेगी? बिहार में 70 सीटों की डिमांड किसकी है? कांग्रेस की है। पिछली बार भी 70 सीटें कांग्रेस लड़ी थी और 70 सीटें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। कल भी मैंने बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल के एक बेहद महत्वपूर्ण नेता ने मुझसे निजी बातचीत में यह बात कही थी कि 70 सीटें कांग्रेस चुनाव लड़े, उससे तो बेहतर है कि 100 सीटें राजद और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े और 43 सीटों को लेफ्ट और कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी में आपस में बांट दिया जाए। क्योंकि उस परिस्थिति में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? अलग लड़ने जाएगी। और जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ हो जाएंगे तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी अलग भी लड़ेगी, तो हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही जनरल कैटेगरी का वोट, सामान्य वर्ग का वोट 2000-5000 काटने का काम करेगी, न कि कांग्रेस का वोट। क्योंकि कांग्रेस के माइनॉरिटी वोटर को या जिसकी भी माइनॉरिटी वोटर पर, अल्पसंख्यक वोटर पर दावेदारी है, उनको एक प्लेटफॉर्म बिहार की सियासत के 2 सबसे बड़े चेहरे के साथ आने के बाद मिल जाएगा। वो दाएं बाएं होने वाले नहीं है। ये बात तेजस्वी यादव अब कम से कम दिल्ली के नतीजों के बाद समझ गए होंगे कि अगर 2025 में सत्ता में हिस्सेदारी, चाहे जूनियर पार्टनर के तौर पर चाहे सीनियर पार्टनर के तौर पर, यदि नहीं मिली तो 5 साल बाद की सियासत में कांग्रेस पार्टी के जिंदा होने की बुनियाद पड़ चुकी है। लिहाजा
उसे रोकने की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव के पास ही है कि तेजस्वी यादव यदि किसी रूप में सत्ता में चाहे जूनियर पार्टनर के तौर पर ही सही अगर भागीदारी करने की स्थिति में आते हैं तो कांग्रेस का इंतजार काफी लंबा फिर से हो सकता है। यह बिहार की बुनियादी हकीकत है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी यह लग रहा है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी शायद उनकी 2025 के चुनाव के बाद न बनने दे। एकनाथ शिंदे की तरह उनकी कहानी भी, उनकी स्टोरी को भी फिनिश कर दिया जाए। तो नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ सत्ता तो बची रह सकती है और तेजस्वी यादव जिनके कंधे पर अभी 2 हफ्ते पहले राजभवन में बड़े प्रेम से नीतीश कुमार ने हाथ रखा था, उस कंधे पर रखे हाथ की तस्वीर आप देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर, आप समझ जाएंगे कि जो बाधा तेजस्वी यादव बने हुए हैं उस बाधा वाले स्टैंड से पीछे हटने के लिए दिल्ली के जनादेश ने मजबूर कर दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ठान ली और राजद कांग्रेस गठबंधन बिहार में नहीं हुआ तो शायद मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिलने में भी राजद को 2010 की तरह परेशानी आ जाए, क्योंकि 10 में भी कांग्रेस पार्टी ने राजद के पीछे चलना स्वीकार नहीं किया था। नतीजा, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक जनता ने विधानसभा चुनाव में राजद को नहीं दिया था। तो इस तथ्य से वो वाकिफ हैं, कांग्रेस को बढ़ने नहीं देना चाहते, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार नहीं बढ़ने देना चाहते और दिल्ली ने साफ साफ संदेश दे दिया कि दिल्ली के बाद अब उत्तर भारत की सियासत में कांग्रेस पार्टी को स्टेपनी की तरह जो दे दिया जाए वो लेकर संतोष करने वाली मानसिकता से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। वो लंबा इंतजार कर लेगी लेकिन आमने सामने की लड़ाई की परिस्थितियों को पैदा करने से पीछे नहीं हटेगी। रही बात बिहार के माइनॉरिटी वोटर की, अल्पसंख्यक वोटर्स की, कि वो चाहते क्या है, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत गहरी जानकारी के आधार पर मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि बिहार के अल्पसंख्यक वोटर्स के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना, यह एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं है। बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय को आज की परिस्थिति में जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ना ले पाए, ये पहली प्राथमिकता है जब तक मोदी शाह की सत्ता दिल्ली में बनी हुई है। और इस प्राथमिकता के साथ जब बिहार के माइनॉरिटी वर्ग के लोग वोटिंग कर रहे हैं, संविधान बचाने की आकांक्षा रखने वाले लोग जब वोटिंग कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या लालू यादव, क्या नीतीश कुमार, क्या कांग्रेस पार्टी, स्कोप किसी के लिए नहीं है। बस पलड़ा जिस अलायंस का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रोकने के लिए भारी होगा, उसके साथ वो खड़े होने से गुरेज नहीं करेंगे। और चाहे नीतीश कुमार के साथ भी उन्हें भरोसा हासिल हो जाएगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर भी अगर ताकत दी जाए तो भाजपा को रोक सकते हैं, तो भाजपा वाली सीटों पर विरोध और जेडीयू वाली सीटों पर समर्थन की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए एक बड़ा तबका आगे बढ़ सकता है। कोई नहीं जानता क्या होगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन दिल्ली ने तेजस्वी यादव को झुकने के लिए मजबूर कर दिया कि सत्ता में यदि 2025 के नवंबर में हिस्सेदारी नहीं मिली राजद को, तो बिहार के अल्पसंख्यकों का मोहभंग शुरू होगा, बिहार के पिछड़े वर्ग के मंडल समर्थक मतदाताओं का मोहभंग शुरू होगा, क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़े पोस्टर बॉय राहुल गांधी हैं। 2030 तक की परिस्थितियों में अभी गंगा, गंडक और कोसी में बहुत पानी बहना है। वहीं कांग्रेस के सामने और भाजपा के सामने जो स्थिति है, बिहार में चेहरा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी चेहरा विहीन है, नेता विहीन, नीति विहीन, नैरेटिव विहीन, समीकरण विहीन है बिहार में। तो उस परिस्थिति में इन चुनाव के वक्त अगर लालू यादव और नीतीश कुमार ने, बड़े भाई छोटे भाई ने मिलकर डिच कर दिया तो बीजेपी पूरी तरह से नील बटा सन्नाटा। और अगर इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर नीतीश कुमार ने 125-30 सीटें बिहार में हासिल कर ली और भाजपा को 80-90 पर लड़ने का पर मजबूर कर दिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का इंतजार स्वाभाविक रूप से लंबा हो जाता है। लेकिन ये बात आरजेडी और जेडीयू दोनों को मालूम है कि साथ लड़ने पर 100 सीटें भी अगर लड़ते हैं तो स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर होगा बनिस्पत भाजपा के साथ लड़कर 125 सीटें लड़ने से। पिछली बार भी 115 लड़े थे, चिराग मॉडल हो गया था। क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी नए चिराग मॉडल का हिस्सा नहीं है?
या वो चिराग मॉडल की तरह के चुनावी नतीजों की परिस्थितियों को नहीं पैदा करेगी? शीशे की तरह सब कुछ साफ है बिहार की राजनीति में। दिल्ली ने ट्रेलर दिखाया है, स्क्रिप्ट लिखने की पूरी जिम्मेदारी लालू यादव और नीतीश कुमार पर डाल दी है। और उन सब से आगे जाकर देखें तो बिहार में जो परिवर्तन करने का, देशव्यापी परिवर्तन करने का जो इतिहास रहा है, जो मादा रहा है, उस मादा को, उस भूमिका को फिर से निभाने की परिस्थितियों को भी निर्मित कर दिया है। अब उन परिस्थितियों पर नीतीश कुमार और लालू यादव से ज्यादा जरूरी यह है कि तेजस्वी यादव कितनी परिपक्वता दिखाते हैं, यह देखा जाना बाकी है। बाकी दिल्ली में जश्न भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए मनाएगी। दिल्ली में जश्न भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में मनाएगी, उस जश्न की सबसे बड़ी हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अघोषित रूप से ही सही कांग्रेस पार्टी होती हुई दिख रही है कि एक विकेट, बीच की एक बाधा तो पार हो गई। और एक बाधा पार होने के बाद बीजेपी को भी ये लग रहा है कि दिल्ली में बतासा खाने के लिए तो उसे जरूर मिल गया, काजू बर्फी और रसमलाई खाने के लिए कांग्रेस, लालू यादव और नीतीश कुमार कहीं आगे न बढ़ जाए। तो देखते जाइए, सियासत है, कई बार बतासा खाकर भी संतोष करना पड़ता है। और बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980 से, तब से पिछले 45 साल से बतासा ही खा रही है। तो बतासा से आगे बढ़ने की परिस्थितियां बनती है या नहीं बनती है, यही देखा जाना बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।